आपको जो है किस तरह से सोसाइटी के 4 फैक्टर को मेजर करना है, ये चीज आपने जिस दिन समझ ली, आपकी स्टडी उस दिन हो गई आधी। कि सोसाइटी के पर्टिकुलर इंसिडेंट से हम उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स को कैसे जज कर सकते हैं। 4 फैक्टर्स को जज करना है, हर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं मैं आपसे। और मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके मतलब का एग्जाम्पल है। 1991 की पूरी की पूरी हिंदुस्तान की कहानी को देखा जाएगा तो हमें सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम उसके टाइम की या उसके दौर की लिटरेचर को पढ़ें, जो हम पढ़ते नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि हम उस टाइम का क्या देखें, सिनेमा देखें। तो 1991 से पहले की जो मूवीज आप देखोगे तो फ्यूडल मूवीज हैं, उसकी समस्याएं अलग दिखती हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल 1970 में एक मूवी आई रोटी। क्या था? रोटी। नाम ही, टाइटल ही दर्शा रहा है कि भाई फिल्म किसके ऊपर डिपेंड है, रोटी के ऊपर डिपेंड है। और 1970 में ही हमारे देश में फूड क्राइसिस आया, आया नहीं आया? 69 में भुखमरी फैली इंडिया में, और उससे अगले ही साल कौन सी मूवी आ गई? रोटी। समझ रहे हैं? तो ये जो पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं, ये किस चीज को दिखा रहे हैं? हमारी सोसाइटी के मिरर हैं ये। 1974 और आगे बढ़ी तो फिल्म आई रोटी कपड़ा और मकान। तो मतलब 1970 में सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? रोटी। और 1974-5 में कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो गई? तीनों चीजें जरूरी हो गई। बोले रोटी के साथ में रोटी कपड़ा मकान भी जरूरी है। सोसाइटी का चेंज होता जो रवैया है वो दिखाई दे रहा है। फिर 1991 आया, और 1991 के बाद में फिल्में आ रही हैं, DDL, कुछ कुछ होता है। फिर 2000 का टाइम आया, जिस्म 2। सोसाइटी बदली, कहां तक पहुंच गई सोसाइटी? 2020 तक। पूरा का पूरा चेंजिंग सिनेरियो समझ में आ रहा है? ये रवैया पढ़ना है। इसके बाद में एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है सोसाइटी को बदलते हुए। सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राज कपूर की मूवी है एक 420। क्या नाम है? तो 420 जो मूवी है उसमें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, एक पर्टिकुलर सीन है। बारिश हो रही है, हीरो हीरोइन से कुछ कह रहा है, ठीक है? क्या कह रहा है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। वो उसे प्रपोज कर रहा है, और वो पर्टिकुलर सीन इंडियन इकोनॉमी को दर्शा रहा है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। उसमें वो कहता है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से क्यों डरता है दिल। सुना है लाइन? इसके बाद में लड़की रिस्पॉन्ड देती है गाने में ही। क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है, वो कहती है, कहता है दिल रास्ता मुश्किल। क्या है? रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहां हो मंजिल। ठीक है, समझ गया आंसर? मतलब कि वो बेरोजगार है। लड़का क्या है? और लड़की इनडायरेक्टली क्या कह रही है कि आपके पास में इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, दिल तो मेरा कहता है, लेकिन आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है। तुम्हें खुद का ठिकाना नहीं, मेरे को क्या रखोगे? पर्टिकुलर सीन से इंडियन इकोनॉमी की डेफिनेशन पता चल रही है कि भारत में क्या बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी, बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी का सबसे गंदा रवैया एक बार और पता चला जब एक गाना आया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ठीक। तो उसमें जब पूरे वर्ल्ड को पता चला कि इंडियन लवर सिर्फ और सिर्फ क्या भेजता है? फूल। किस चीज को दर्शा रहा है ये? गरीबी को, पॉवर्टी को,
सिर्फ एक फूल की औकात है। सोसाइटी को देखो कैसे मेजर करना है आपको, और यही सच है। किस चीज की औकात है? फूल की। कहीं उठा लो, तोड़ लो और दे दो कि फूल नहीं मेरा। इस तरह से आपको मेजर करने ये 4 फैक्टर। मैं इतनी डिटेल में आपको बता पाया, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता मैं आपको। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें इंडस वैली से वैदिक कल्चर की पॉलिटी कैसे जज करनी है, बिल्कुल इसी टाइप से। तो वैदिक कल्चर की जो पॉलिटी है, वैदिक कल्चर ऋग्वेदिक की अलग होगी और लेटर की अलग होगी। तो ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थी कबीला, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइब। क्या कहते हैं? ट्राइब। इसको बोला गया कुल, इसको बोला गया जन, जनजाति वाला जन, इसको बोला गया ट्राइब, इसको बोला गया कबीला। इतने सारे वर्ड बोले गए। ये पॉलिटिकल यूनिट थी पहली। कौन सी यूनिट है ये? पॉलिटिकल यूनिट। तो भाई देखो, जब आप ट्राइब में होते हैं, जन में होते हैं, कुल में होते हैं, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ना आपको किसी चौकीदार की जरूरत, ना पुलिस की जरूरत, ना किसी जज की जरूरत। जो कुल होता है, ट्राइब जो होती है, उसमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ऋग्वेद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अब्सेंट रहेगी। पहली पॉइंट तो ये, जरूरत ही नहीं है। कभी घर में केस चलते हुए देखा है कि एक भाई दूसरे भाई पर केस कर रहा है, पापा ही निपटा देते हैं सारे केस। फैमिली यूनिट, ट्राइबल यूनिट, कबीला यूनिट डजंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। लिख लिया? इसके लिए एक सिंपल सी बात है, नाइदर रिक्वायरमेंट नॉर पोटेंशियल। ना तो कोई जरूरत है और ना ही पोटेंशियल है उनका। देखो, रिक्वायरमेंट और पोटेंशियल दोनों बहुत कमाल की चीज होती है। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक पोटेंशियल नहीं होगा, और बिना रिक्वायरमेंट के आपने कोई चीज रख ली, ठीक है, तो समझ लो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं है कोई। विदाउट रिक्वायरमेंट पोटेंशियल नहीं आ सकता। पहले रिक्वायरमेंट आएगी, देन क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। ठीक। अगर तुम्हारे पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा सपना फॉर्च्यूनर खरीदने का। क्या खरीदने का? फॉर्च्यूनर। तुम्हें फॉर्च्यूनर खरीदनी है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्यों? क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट है? तुम इंसान हो अकेले, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे साथ जाता है, काम तुम्हारा सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का है, या हो सकता है जॉब लग गई, कहीं आईएएस बन गए, फिर भी क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट है फॉर्च्यूनर की? नहीं है, चाहे आप बिलीनियर क्यों ना हो। रिक्वायरमेंट कब है? जब 4 लोग तुम्हारे साथ चल रहे हो। रिक्वायरमेंट कब है? जब जिस कंपनी में तुम हो, उस कंपनी के हर एक कैंडिडेट के पास क्या हो? फॉर्च्यूनर हो। तब है रिक्वायरमेंट। बाजीराव मुखर्जी नगर, पुणे, चेन्नई, मुंबई एजुकेशनल हब और कोटा, बिलीनियर बन चुके हैं टीचर्स। जो कोच हैं वो बिलीनियर बन गए हैं। लेकिन एक टीचर के पास में, अब वो टीचर जो है किससे आ रहा है? फॉर्च्यूनर से आ रहा है। वो स्विफ्ट डिजायर से भी आ सकता है।
किससे आ रहा है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट, वहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसका मतलब टीचर का स्क्रू क्या है? थोड़ा रिक्वायरमेंट समझ में आया? फिट तब होगा जब रिक्वायरमेंट होगी, तब पोटेंशियल होगा। तो यहां पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल यूनिट रहे, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया ऋग्वेदिक का। दूसरा पॉइंट है, एक व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं थी वहां पर। तो लिख लीजिएगा, अब्सेंस ऑफ ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ट्राइबल असेंबलीज थी। ट्राइबल असेंबलीज का मैं नाम बता देता हूं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। सभा थी, समिति थी, समिति थी, विदत थे और गज। ये ट्राइबल असेंबलीज थी, सभा, समिति, विदत, गज। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं थी, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बिल्कुल डिसऑर्डर थी। ठीक है, और नाइदर रिक्वायरमेंट और नॉर पोटेंशियल। किंग तो था, कौन? किंग। लेकिन किंग के पास में आर्मी नहीं थी, और किंग बस नामात्र का था, उसका स्टेटस सबके बराबर था। समझ रहे हैं? जैसे कि टीचर आके मॉनिटर बना देते हैं, तो मॉनिटर को लगता है कि वो मॉनिटर है, बराबर में बैठे वो ग्रुप को ना, 4-5 का जो ग्रुप होता है, उन्हें लगता मॉनिटर है। अगर मॉनिटर ज्यादा बनता है तो उसकी कंबल परेड कर देते हैं। ठीक है, मॉनिटर को तब तक ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा किंग बन गया है क्लास का। समझ रहे हैं? लेकिन वास्तविकता यह है कि मॉनिटर बना तो दिया, लेकिन स्टेटस क्या है? बराबर है, इक्वल है। सच्चाई तो यह थी कि मॉनिटर बनाया इसलिए था क्योंकि तो सबसे ज्यादा शैतान था। इक्वल स्टेटस, किंग तो था मगर क्या था? इक्वल स्टेटस था किंग का। फॉर्मल एक्टिविटीज, आर्मी थी नहीं, और जब आर्मी नहीं थी तो इसका मतलब किंग वॉज नॉट अ निरंकुश। क्या नहीं था? ऑटोक्रेसी नहीं थी उसके अंदर। तो लिख लीजिएगा कि किंग डिड नॉट हैव ऑटोक्रेसी। राजा की बैकबोन होती है दो। क्या होती? बैकबोन। राजा बनता ही दो चीजों से। बताओ क्या होती है? मिलिट्री, बहुत बढ़िया, सेना बोलते हैं हिंदी में। इकोनॉमी, टैक्सेशन, सही शब्द। तो मिलिट्री और टैक्सेशन, द टू थिंग्स आर द बैकबोन ऑफ द किंग, और दोनों ही ऋग्वेदिक पीरियड में राजा के पास नहीं। समझ गए? अब जब दोनों ही नहीं रहेंगी तो राजा मजबूत रहेगा नहीं, आम आदमी जैसा रहेगा। इसीलिए राजा वॉज इक्वल अमंग ऑल द पर्सन्स। और लास्ट बात है कि मिलिट्री क्यों नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी क्यों नहीं थी, स्थायी सेना क्यों नहीं थी?
क्योंकि टैक्सेशन नहीं था साहब। क्या नहीं था? टैक्सेशन। सैलरी नहीं थी, इकोनॉमी थी ही नहीं ऐसी। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेज आए? बहुत बड़ा चेंज। जन कन्वर्टेड इनटू जनपद। जो पॉलिटिकल यूनिट थी, ट्राइब, कुल, जन, वो क्या बन गई? जनपद बन गई। और यहीं पर बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम हुआ। किसका? स्टेट सिस्टम, राज्य की अवधारणा आई। इमरजेंस ऑफ स्टेट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कुरु एक कबीला था। क्या? कबीला था। और जहां वो एस्टैब्लिश हो गया, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से हर चीज से एस्टैब्लिशमेंट पा लिया कुरु, तो वो क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र। कुरु वाला क्षेत्र। 5 गांवों से बना कुरुक्षेत्र। सॉरी, कुरु के आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र। 5 गांवों से बना पांचाल। सुना है महाभारत में? पांचाली द्रौपदी थी पांचाल से। पांचाल, तो वो कहलाया। और ऐसे बहुत सारे कबीले बन गए। नहीं, हिमाचल प्रदेश में है पांचाल। देखिए, बहुत सारे कबीले इस तरीके से बन गए। वो किस में कन्वर्ट हो गए? जन से जनपद में। सभा और जो समिति थी वो परिषद में बदल गई, काउंसिल में बदल गई। सभा एंड समिति कन्वर्टेड इनटू परिषद, काउंसिल। काउंसिल में बदल गए वो। ठीक है। और विदत और गढ़ जैसे जो नाम थे, जो पॉलिटिकल यूनिट थी, वो खत्म हो गई। और सबसे पावरफुल चीज क्या बन गई? सभा समिति को ही पावर दे दी और परिषद बन गई। क्या बन गई? तो सबसे पावरफुल यूनिट बनी परिषद, पॉलिटिकल यूनिट। जनपद के अंदर परिषद, जन के अंदर सभा समिति। चेंजिंग समझ रहे हो? लिख लीजिए, या मत लिखो, वैसे ही सुन लो। ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लिखो। ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इमर्जेस या इमर्ज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया। ऑर्गेनाइज्ड, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन का तो जरूरी था होना। समय के साथ पावर भी बढ़ जाएगी। इसलिए राजा के पास में एक तो परिषद आ गई। क्या आ गई? और राजा के 12 अधिकारी आए। यूपीएससी यूपीपीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर वैदिक पीरियड में। द 12 ऑफिसर्स नोन एज रत्निम। 12 रत्निम, 12 रत्निम, ये राजा के ऑफिसर आए। इनको बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इन 12 रत्निम ने लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिक्स में। रत्निम से ही रत्न निकले हैं, बाद में 9 रत्न चले, वो आपको बताइए। ठीक है। अब राजा तो आम आदमी था। अब इसकी शक्ति को बढ़ाना बड़ा जरूरी था भाई। शक्ति को बढ़ाना जरूरी था। और राजा वो जिसे प्रजा मान ले।
जिसे क्या मान ले, बढ़िया मान ले। याद रखना ये डायलॉग मेरा। शक्ति भक्ति सब रखी रह जाती है, इकोनॉमी सब रखी रह जाती है, ठीक। जो मजा नमो नमो में है, लहर में है, वो कोई और सोर्स कर ही नहीं सकता। मास मोबिलाइजेशन के अंदर पॉपुलैरिटी ऑफ द किंग डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द किंग। जनता ने स्वीकार नहीं किया, आपके पास कितनी आर्मी हो, कितनी पावरफुल इकोनॉमी हो, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मतलब इतिहास ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सुप्रीम कौन? जनता, पहले भी और आज भी। तो राजा की पावर को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। राजा बेचारा आम आदमी रह गया था, उसकी पावर को कैसे बढ़ाया? प्रीस्ट इज नथिंग बट इज अ माइंड। ब्राह्मण आएंगे, उसके पास के प्रीस्ट आएंगे कि राजन, ये करने पर तुम्हारी पावर बढ़ेगी, ये करने पर तुम्हारी पावर बढ़ेगी। और इस तरह से उन्होंने 3 यज्ञों का आविष्कार किया। तो पावर, किंग की पावर बढ़ाने के लिए कर्म कांडों का, रिचुअल्स का प्रयोग किया गया। किसका? रिचुअल्स का। आइडिया ऑफ प्रीस्ट, गजब का आइडिया देते हैं ये प्रीस्ट लोग, आईएएस बना देते हैं। याद रखना, रिचुअल्स, कर्मकांड। और उन्होंने बोला ये 3 अलग अलग यज्ञ हैं साहब, ये कर लीजिए, आप बन जाएंगे राजा, नरेश चक्रवर्ती। पहला अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। डायरेक्टली हिट, घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहां जहां घोड़ा जाता था उस पर्टिकुलर छोटे किंगडम को अपने अंडर में ले लिया जाता था। और जो कोई किंग, अनदर किंग, उसको प्रोटेस्ट करता था या उसकी जो है उसका रिवोल्ट करता था, उससे युद्ध होता था। और इस तरह से सीमा विस्तार या फिर एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम होता था थ्रू द अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ हुआ, श्री राम के लिए भी हुआ था, पता होगा। राज्य विस्तार नीति का सबसे पहला फैक्टर अश्वमेध यज्ञ। समझ गए? आज से मत कंपेयर कीजिए कि अच्छा था या बुरा था। घोड़े को कुछ लोग कहते हैं और कहा भी जाता है, विवाद हो गया था पिछले साल केबीसी में, उसमें कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की क्या कड़ी दी जाती थी? बलि दे दी जाती थी। सच है ये? नहीं, आज से मत कंपेयर कीजिए, दी जाती होगी, आगे कोई फायदा नहीं है आप इस चीज को डिस्कस करें। अच्छा था या बुरा था, वो उस समय के लिए था। यही इतिहास है, इसी तरह पढ़ना भी चाहिए। तो अश्वमेध यज्ञ रिचुअल। अब कंपेयर कीजिए, अब मैं आपको और विवादित बना दूं कि भाई राम ने भी करवाया था, राम ने भी घोड़े की हत्या करवा दी, राम तो अच्छे नहीं है। तो ये सब विवादित है उस समय के लिए। कौन है? काट दो। चालू है? ठीक है। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ क्या है? वाजपेयी यज्ञ की जरूरत तो हर एक व्यक्ति को रहती है, मैं बता दूं आपसे। वाजपेयी यज्ञ होता है रिश्तेदारों के बीच में। रिश्तेदारों के बीच में पावर दिखाना बड़ा जरूरी होता है, वरना रिश्तेदार जो होते हैं वो तुम्हारी असफलता का सबसे पहला कारण बनते हैं। इस दुनिया में हैंडल करने की 2 ही चीजें हैं सिर्फ, एक पड़ोसी और एक, बाकी अपने आप होता है सब कुछ हैंडल।
दो ही चीजों में आपको हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, हाउ टू ट्रीट विद नेबर एंड हाउ टू ट्रीट विद रिलेटिव। अगर उनके सामने तुमने बदतमीजी की तो तुम्हारा चरित्र हनन कर दिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो वाजपेयी यज्ञ की जरूरत आज भी है, लिखिए वाजपेयी यज्ञ इज व्हाट टू शोइंग पावर बिटवीन अमंग द रिलेटिव्स। पावर को शो करना बहुत जरूरी है रिलेटिव्स के बीच में, समझ गए। थर्ड, राजशिव यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ। ये सारे यज्ञ देखने को मिल जाएंगे आपको महाभारत में। राजशिव यज्ञ, राजशिव ये होता है डायरेक्ट जनता के बीच में। जी, जनता के लिए, जनता के बीच में होता है ये। और यहीं पर याद रखना, यहीं राजशिव यज्ञ में ही मैं बता रहा हूं, लिखिएगा नीचे या समझ जाइएगा कि पुरोहितों और क्षत्रियों के बीच में डील हुई, एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, महापद्म नंद का नाम सुना है आपने? नंदवंश का संस्थापक, क्षत्रियों का नरसंहार करने वाला। किसका? इसका मतलब नहीं बनती थी। ठीक, परशुराम सुना है आपने? परशुराम अगर हम माइथोलॉजी में लेके जाते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लेके किसको मारने निकलते हैं परशुराम? क्षत्रियों को। बोले उनकी औकात हम दिलवाएंगे याद, मैं हूं पुरोहित पंडित। कौन है? ट्रू कॉलर पे आ रहा है या वैसी फीड है? कट करके और बिल्कुल बंद करके रखो। पीएम थोड़े ना आगे हमारे फोन अटेंड ना करने से जो है दे चल जाएगा। करो, चल लिया। तो राजशिव यज्ञ जो है, ये पहला एग्रीमेंट पुरोहितों और क्षत्रियों के बीच में, इनकी कभी नहीं बनती थी। तो सुप्रीम पावर की कभी बन ही नहीं सकती। तो एग्रीमेंट होते हैं सुप्रीम पावर्स में। क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स। बोले मैं इस रेस्टोरेंट में खाऊंगा, तुम इस वाले में खाओगे, लड़ाई झगड़ा ही बंद, बेटर का। तो राजशिव यज्ञ हुआ और उसमें पुरोहितों मतलब प्रीस्ट और किसके बीच में? क्षत्रियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मिल बांट के खा लेते हैं, कहां चक्कर में पड़ रहा है। ठीक है, और इन्होंने बस एक ही चीज दी इन्हें, राजाओं को, क्षत्रियों को। पुरोहितों का बहुत पावरफुल माइंड होता है, प्रीस्ट मींस माइंड। उन्होंने क्या कर दिया कि हम एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं, एक ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं जिससे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो फॉर्मूला था, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। क्या है? किंग जो है किसका रिप्रेजेंटेटिव है? गॉड का। बस यही मैसेज दिया। और गॉड के नाम पे तो अच्छे अच्छे अपना रास्ता नाप लेते हैं। बोला कि आज के बाद में इस पृथ्वी पर राजा का क्या महत्व है? राजा एक प्रतिनिधित्व करेगा किसका? भगवान का। धर्म का रक्षक है राजा। इसलिए आपने सुना होगा युधिष्ठिर को क्या माना जाता है? धर्म का राजा। किसका राजा? धर्म का राजा। समझ गए क्या कर दिया उन्होंने पुरोहित ने एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में ये किया कि
किंग को उपाधि दे दी किस चीज की? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। पढ़ लिया एनसीईआरटी? अशोका की उपाधि का नाम बताइए, टाइटल। देवानाम प्रियदर्शी। इंग्लिश में बोलते हैं लव बर्ड ऑफ गॉड, जिससे ईश्वर क्या करता हो? प्रेम। ईश्वर का प्रिय अशोक, और ईश्वर के प्रिय अशोक से किसी ने पंगा लिया तो किससे पंगा लिया? अकबर। क्या? दीने इलाही, फरे इज दी द शैडो ऑफ अल्लाह। किसकी छाया? अल्लाह की छाया। इसका मतलब यह है कि अकबर से किसी ने पंगा लिया तो किससे पंगा लिया? अल्लाह से पंगा लिया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कैसे बनाया, समझ में आया? ये किया इन 3 पर्टिकुलर फैक्टर से। लिख लीजिए अगला पॉलिटिकल फैक्टर ये हुआ लेटर वैदिक पीरियड में स्थायी सेना का, मतलब कि स्टैंडिंग आर्मी का जन्म हुआ। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी ज्यादा बड़ी नहीं, बस 2000 से 3000 तक सैनिक रहते थे उसमें, 2000 से 3000 तक सैनिक, उसका जन्म हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिटी ऑफ वैदिक पीरियड है फिनिश्ड। जल्दी जल्दी कर लो।